हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं कि देखिए, तो चलिए देख लेते हैं। सांख्यिकी से कुछ आप लोगों को डिफिनेशन मिलेगा। बाउले क्या कहते हैं, याद रखना है बाउले के बारे में। तो चलिए सांख्यिकी से स्टैटिक, तो देखिए स्टैटिक वर्ड स्टेट से लिया गया है ना। तो आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे है कि एक वचन के रूप में देखते हैं कि क्या क्या विद्वानों ने कहा है। कि बावले कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें साधारण रूप से गणना की जाती है। देखिए सांख्यिकी को क्या कह रहे हैं, विज्ञान कह रहे हैं, और साधारण रूप से गणना करने की बात कर रहे हैं। कौन? बावले जी। और वकार्डिंगटन के द्वारा सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का ही एक विज्ञान है। जहाँ भी आपको अनुमान और संभावना, तो देखिए अनुमान और संभावना के क्यों लगाते हैं? वकाउंटिंग, तो वकाउंटिंग से आप लोग याद रख सकते हैं कि वकाडिंगटन क्या है? संभावना करते हैं। किस लिए? सांख्यिकी के लिए। तो आप लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्राउडिंग के द्वारा कहा जा रहा है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तत्वों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए इतना जो लंबा है जिसमें कि कितने हैं, संग्रहण की और प्रस्तुतिकरण की बात कही जाए, विश्लेषण और विवर्तन, जब ये चार वर्ड आए तो आप लोग क्रांस्टन और क्राउडिंग, क से आप लोग देख रहे हैं कि क से है क्रा 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 क्रा, तो कौवा क्या करता है? क्रा क्रा करता है। तो इस प्रकार से चार वर्ड बोलता है, संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और विवर्तन। ऐसे भी आप लोग करके याद रखिए बस। अगला है कि बहुवचन में, तो बहुवचन में क्या है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी शब्द का अर्थ जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे है कि प्रो एल बाउले ने बताया है, वही बाउले जो पहले डिफिनेशन था एक वचन में, उन्होंने ही कहा है कि किसी भी अनुसंधान से जुड़े और अंकों को में व्यक्त किए गए उन तथ्यों के विवरण को आंकड़ों डाटा कहते हैं, आंकड़े या डाटा कहते हैं, जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। तो एक दूसरे के संबंध में रखने की बात करें किसी भी अनुसंधान में जुड़े हुए, तो आप लोग बाउले को याद रख सकते हैं। और बोलिश एवं रोबोट्स के द्वारा क्या कहा है कि समंक तथ्यों के परिणाम स्वरूप पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है जो या माप रूप से व्यक्त करता है। तो जहां भी आप लोगों को समंक तथा मदों की गिनती आप लोगों को दिखाई दे, पदों की पदों की गिनती आप लोगों को दिखाई दे, तो आप लोग किसको याद रखेंगे? आप लोग रोबोट्स को आप लोग याद रख सकते हैं कि समंक रोबोट्स है और उसका नाम क्या है? समंक। तो इस प्रकार से आप लोग समंक वर्ड को याद रख सकते हैं। और पदों की गिनती या मापन रूप में व्यक्त करना। तो सांख्यिकी से देखिए एक है कि सभी प्रकार के समंकों को अत्यंत प्रभावशाली रूप में निरूपण करने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो जहां भी समंक की बात करें और चित्र से रिलेटेड वर्ड आपको दिखे, तो डब्लू लेख, लेख मतलब रेख, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो याद कर सकते हैं कि डब्लू रेख सांख्यिकी में चित्र की बात करते हैं। अगला है कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक प्रकार से पदमाला के पदों और औसत अथवा प्रतिरूप मान है, और इस रूप में पदमाला का संक्षिप्तकरण है। तो जहाँ भी पदमाला आए माला, तो टेट को आप लोग याद रखिए। टेट में जब आप लोग सुपर टेट और पास करते हैं तो क्या होगा? आपको माला पहराया जाता है। तो आप लोग सांख्यिकी के लिए यदि आप लोगों को कहीं भी दिखाई दे कि पदमाला वर्ड दिखाई दे, तो आप लोग टेट को टिक कीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसी प्रतिरूप मूल्य है जिसके आसपास अन्य संख्याएं केंद्रित होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसी प्रतिरूप मूल्य है जिसके आसपास अन्य संख्याएं केंद्रित होती हैं। किसके? जिसके आसपास। तो आसपास कौन होते हैं? सिम्पसन और काफ्का को याद रखिए। काफ्का को याद रखिए कि ये लोग क्या कहते हैं? आसपास होते हैं, संख्याओं के आसपास होते हैं, केंद्रित होते हैं। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। मध्य संपूर्ण समंक समूह का विवरण करने के लिए मात्र संख्या प्राप्त करने का प्रयत्न है। तो
क्या करा है कि मध्य, जहाँ भी मध्य वर्ड दिखे आपको कि मध्य संपूर्ण समूहों का विवरण करने के लिए मात्र संख्या प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है, तो आप लोग सकाडे को टिक कीजिएगा। अगला है कि मध्य वह प्रतिनिधि संख्या है जो समंक का अर्थ नहीं, निचोड़ अवश्य होता है। तो जहाँ भी निचोड़ वर्ड दिखे तो निचोड़ किसको? वाटकिंस को। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी श्रेणी के पदों में मूल्यों के योग में उसकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, समांतर माध्य जो है उससे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक बार और रिपीट करते हैं कि किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये योग की बात जहाँ करें वो किंग आप लोग लगाइएगा। अगला है कि एक